हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आईपी क्लासेस। मैं विकास सोनी आईपी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब के सेशन के अंदर। तो बता दूं, हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट कंप्लीट कर लिया था। उसके एमसीक्यू का शतक लगा रहे थे, जिसमें हमने लास्ट वीडियो के अंदर 50 क्वेश्चन कर लिए थे। हालांकि 2 दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, बहुत सारे रीजंस की वजह से। तो आज से कंटिन्यू वीडियो आपको मिलेगी डेली इसी टाइम पे। तो चिंता मत कीजिए और किसी भी तरह से घबराने की कोई जरूरत नहीं। तो आज की वीडियो में हम 100 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट को, और कल से नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट कर देंगे। कल हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्केलर्स एंड वेक्टर्स का। वेक्टर के बारे में डिटेल के अंदर समझेंगे, देन काइनेमेटिक्स के पोर्शन पे बड़े स्पीडली से पहुंचेंगे। तो जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाल बटन दिख रहा होगा आपको, साथ में नोटिफिकेशन वाला बेल भी ऑन कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो कोर्स जो चल रहा है, मैं बता दूं आपको कि जो बच्चे पहली बार आए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं फिजिक्स फॉर डिफेंस एग्जाम पढ़ा रहा हूँ। यानी फिजिक्स का कंप्लीट कोर्स एनडीए के लिए, एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए एंड सीडीएस के लिए। आप 11th 12th में करंटली पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा वीडियोस आपके काम आने वाली है। तो एमसीक्यू का शतक, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, और अगर जरूरी हुआ कुछ क्वेश्चन में तो आपको मिल जाएगी साथ में आईपी की गोली। हमारी जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 मीन टू से पिछली वीडियो के अंदर 50 क्वेश्चन कर लिए थे, और इस वीडियो में बाकी 50 क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए हो जाए शुरुआत। जो बच्चे रेडी हैं इस वीडियो के लिए, वो कमेंट में एक बार जरूर लिख देंगे यस सर, लेट्स फायर वर्ड मुझे कमेंट में दिखना चाहिए। मुझे पता लग जाएगा कि किस किस बच्चे ने ये वीडियो देखी है। तो चलिए जी, शुरुआत हो चुकी है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 51 है, मतलब उसकी बात करें तो आपसे पूछा गया कि 1 फैदम किसके इक्वल है। अच्छा, ध्यान से सुनना। ये जो फैदम है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, जो जनरली डेप्थ के लिए, सी ओशियन की डेप्थ के लिए मेजर मतलब यूज किया जाता है। और 1 फैदम किसके बराबर होता है, आपसे ये पूछा गया क्वेश्चन के अंदर। तो मैं आपको बताना चाहूँ, 1 फैदम होता है 6 फीट के, 6 फुट जो होता है, इस डेप्थ को हम 1 फैदम बोलते हैं। यानी इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर है। क्लियर जी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कि लाइट ईयर जो है इज अ मेजरमेंट ऑफ, लाइट ईयर एक यूनिट है, वो किसके लिए यूज किया जाता है। यार बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सबको बहुत बार करवा दिया। स्पीड का तो बिल्कुल भी नहीं है, स्पीड ऑफ लाइट का तो यार है ही नहीं। स्टेलर डिस्टेंस का मतलब दूर दूर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे स्टार्स है, इनकी बात करें, सैटेलाइट्स उनकी बात करें, उनकी डिस्टेंस के लिए। तो सर मुझे यहाँ पर कुछ लग रहा है, तो बिल्कुल हाँ, ये डिस्टेंस का यूनिट है, रॉकेट्स की स्पीड का नहीं है। नाम से ये ईयर वाइज फीलिंग आ रही है टाइम का, बट इट इज अ यूनिट फॉर डिस्टेंस। बड़े डिस्टेंसेस की बात करें, वहां पर इसका यूज किया जाता है। और आपको पता हो यार, 1 लाइट ईयर जो होता है, दैट इज इक्वल टू 9.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻15 मीटर। ये आपको बड़े अच्छे से याद होना चाहिए। लाइट ईयर एक डिस्टेंस का यूनिट है और बड़ा यूनिट है। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की ओर। स्पीड को लगातार मेंटेन रखना है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी माइल्स। ये क्वेश्चन एक दो बार कर लिया, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। 1 किलोमीटर के अंदर कितने माइल्स होते हैं, आपसे ये पूछा गया। ठीक है, तो बताना इसमें से कौन सा सही आंसर है। सोचने का आपके पास टाइम है, जल्दी से बता देना मुझे, कमेंट में लिख देना आप। तो मैं आपको बता दूं यार, 1 माइल के बारे में तो सर हमने सुना है कि 1 माइल लगभग 1.6 किलोमीटर होता है। तो 1 किलोमीटर पर आपको बताना है कि कितने माइल्स होते हैं। तो यार ये इधर डिवाइड में चला जाएगा, और हम इसको अच्छे से कैलकुलेट कर लेंगे, और कैलकुलेट करने के बाद आपको मिलेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 0.62। ठीक है, इसको जस्ट उधर लेके जाना है, आप इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन। बार किसका यूनिट है। देखिए, बार इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर। बार इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का एक यूनिट है। बैरोमीटर नाम से एक इंस्ट्रूमेंट भी आपको पता होना चाहिए, यूज होता है प्रेशर को मेजर करने के लिए। वहीं से याद रख लीजिए, बार यूनिट है प्रेशर का। तो पहला हीट तो सर बिल्कुल नहीं है, टेम्परेचर भी नहीं है, हीट भी नहीं है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ जी, प्रेशर आ गया ना, तो दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए, अगर किसी भी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो ना, तो बेझिझक बेझिझक, सही बात मैं बोलूँ आपको, तो कमेंट में आप लिख सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में मुझे समझ नहीं है, मुझे बता दीजिए। ठीक है ना, आप कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। नॉटिकल माइल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं स्टार लगाना चाहूंगा। माइल से थोड़ा सा अलग है, हमने पीछे माइल की बात की, नॉटिकल माइल है। नॉटिकल माइल इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन। नॉटिकल माइल जो यूनिट है, वो कहाँ यूज किया जाता है। माइल जो है, यानी मील जिसको बोलते हैं, वो जनरली हम टेरेशियल यूज करते हैं, मतलब धरती पे इधर उधर घूम रहे हैं तो माइल यूज कर लेते हैं। लेकिन नॉटिकल माइल का यूज किया जाता है ओशियन सी के अंदर। ठीक है ना, नेविगेशन के अंदर, मतलब बताया जाता है कि ये शिप इतने नॉटिकल माइल दूर है। तो दैट्स व्हाई ऑप्शन ए जो है, दैट इज द करेक्ट आंसर। रोड माइल सिंपल वाला वो अलग है, एस्ट्रोनॉमी में नहीं यूज होता, बाउंड्री ऑफ नेशन में यूज नहीं होता। ठीक है, ये नेविगेशन के अंदर, सी या ओशियन के अंदर शिप्स जो है, वो इसका यूज करते हैं। ऑप्शन ए इज द
करेक्ट आंसर। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूँ कि 1 नॉटिकल माइल जो होता है, 1 नॉटिकल माइल जो होता है, दैट इज़ अप्रॉक्सिमेटली इक्वल्स टू 1.85 किलोमीटर। एक सिंपल माइल होता था 1.6 किलोमीटर और नॉटिकल माइल होता है 1.85 किलोमीटर। याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी डाइन्स आर देयर इन 1 ग्राम वेट। अच्छा, ये ग्राम वेट क्या आ गया? तो मैं आपको बताना चाहूँ, जो फोर्स होता है, फोर्स के दो तरह के यूनिट्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए इस पे भी मैं स्टार लगा देता हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्स के दो तरह के यूनिट होते हैं, एक होता है आपका एब्सोल्यूट यूनिट होते हैं, एब्सोल्यूट यूनिट्स, और दूसरा होते हैं बेटा आपके प्रैक्टिकल यूनिट्स। ठीक है, दो तरह के यूनिट्स रहते हैं, प्रैक्टिकल यूनिट्स रहते हैं। अच्छा, एब्सोल्यूट यूनिट आप सबने सुना होगा, न्यूटन नाम सुना है आपने, न्यूटन नाम सुना है ना आपने। ठीक है ना, ये छोटा एन आएगा यूनिट के लिए, और अगर मैं सिंबल वाइज लिखूं तो कैपिटल एन। जो आपको याद होगा 1 न्यूटन होता है 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये होता है आपका एसआई सिस्टम में। सीजीएस सिस्टम में होता है आपका डाइन। ठीक है, डाइन होता है। और 1 डाइन का मतलब क्या होता है? 1 डाइन इज इक्वल्स टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो होते हैं दोनों एब्सोल्यूट यूनिट। अच्छा, प्रैक्टिकल यूनिट्स भी सुन लीजिए। एसआई सिस्टम की बात हो तो प्रैक्टिकल यूनिट होता है केजी वेट, जिसको बोलते हैं किलोग्राम वेट। ये होता है इसका प्रैक्टिकल यूनिट। और 1 केजी वेट का एक्चुअल मीनिंग क्या है? 1 केजी वेट इज इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन। ये इतना होता है बेटा, याद रख लेना। ठीक है, एक सीजीएस की बात करूं तो इसका यूनिट होता है ग्राम वेट। क्या होता है बेटा? ग्राम वेट। और 1 ग्राम वेट क्या होता है? दैट इज इक्वल्स टू 980 आपके पास डाइन के बराबर होता है। ठीक है ना, और मोर प्रॉपर लिखिए तो 981 होता है वैसे तो। ठीक है ना, 980 डाइन के बराबर होता है। इस क्वेश्चन में पूछा गया यार 1 ग्राम वेट किसके बराबर होता है, तो 1 ग्राम वेट आपका 980 यानी 981 अप्रोक्सीमेट आप देख सकते हैं। दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा और आपको एलोबरेट करके बताऊं तो 1 ग्राम वेट का एक्चुअल मीनिंग क्या है, ये देखकर क्या साबित करना चाह रहा है? अगर कहीं पर लिखा है 1 ग्राम वेट, तो इसका एक्चुअल मीनिंग है कि भैया इस चीज के अंदर मास जो है वो आपका 1 ग्राम है, और एक्सेलेरेशन की आपको मल्टीप्लाई खुद करनी पड़ेगी। अब अगर मास आपका ग्राम में ले लिया सीजीएस में, तो आपका एक्सेलेरेशन भी तो सीजीएस में होना चाहिए। दैट जो अप्रोक्सीमेट होता है 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देख लीजिए, मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा, आपके पास 980 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। ठीक है, और अगर यही आपको मैं बोल दूं 1 किलो वेट लिखा होता, तो इसका मतलब क्या है? अगर आपको बोल दिया इसका 1 किलो वेट है, इसका मतलब क्या है कि मास तो आपके पास 1 केजी है, एक्सेलेरेशन से खुद को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आपको बताइए केजी में दे रखा है, तो आपको 9.8 से मल्टीप्लाई करने का। ठीक है ना, तो आपके पास ये बन जाएगा 9.8 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको कि हम न्यूटन भी बोल देते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना इसको। ठीक है, अच्छा जी, अगला क्वेश्चन, जूल इज द यूनिट ऑफ। जूल किसका यूनिट है? देखिए, टेम्परेचर का बिल्कुल भी नहीं है। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन, ऐसे बहुत सारे हैं। ऐसा ही जो है वो केल्विन होता है। प्रेशर का पास्कल होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एनर्जी का सर, हाँ, एनर्जी का जूल होता है। अच्छा, हीट का भी जूल होता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हीट के लिए जनरली कैलोरी जो होता है उसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। यानी यहाँ पर मोर प्रॉपर जो आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? चलो जी, अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी अर्ग्स आर इन 1 जूल। देखिए, जूल भी है एनर्जी का यूनिट, और अर्ग भी है एनर्जी का यूनिट। क्या फर्क है? ये है एसआई सिस्टम में, और ये बेटा आपका सीजीएस सिस्टम में। रिलेशन आपको पता होना चाहिए, 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 की पावर 7 अर्ग्स। ठीक है ना, ये इसके बराबर होता है। आप चाहो तो इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, डायरेक्ट याद करो तो सबसे अच्छी बात है। कैलकुलेट कैसे करें? जूल को बस तोड़ दो। जूल को कैसे लिखा जा सकता है? जूल को लिखा जा सकता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, ठीक है ना, ये है जूल का एक्चुअल मीनिंग। और अर्ग का एक्चुअल मीन होता है बेटा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसमें अगर बदलना है तो क्या करूं? मैंने केजी की जगह लिख दिया क्या आपका 1000, क्योंकि ग्राम में लिखना था। ठीक है, मीटर आपको पता है, और उसको सेंटीमीटर में बदलना है तो क्या करूं मैं? 100 लिख दूं, और ऊपर से स्क्वायर भी है। तो आपके पास कितना फैक्टर आया? 3 जीरो यहाँ से आई, 4 जीरो यहाँ से आई, टोटल 7 जीरो आ जाएंगी। तो इस तरह से आप बना सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका, कि वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल्स को एक्यूरेटली मेजर करना, बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए कौन सा सबसे बेस्ट मेथड? व्हाइट ड्वार्फ का यूज किया जाता है टाइम कैलकुलेशन में, क्वार्ट्ज क्लॉक्स का यूज किया जाता है, एटॉमिक क्लॉक्स का यूज किया जाता है, या पल्सर्स का यूज किया जाता है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा यार, मैंने आपको याद हो वीडियो में भी बताया था कि जो एटॉमिक क्लॉक्स होते हैं, खासकर सीजियम क्लॉक, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी इनके अंदर होती है, और छोटे से छोटे टाइम इंटरवल को भी बहुत एक्यूरेटली मेजर करती है। दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज द
करेक्ट आंसर। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किससे किया जाता है? देखिए हालांकि ये डिवाइसेस का क्वेश्चन आ गया इसके अंदर, तो अलग भी एक वीडियो बनाएंगे हम, जितने भी ढेर सारे डिवाइसेस, हालांकि इस चैनल पे एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन फिर से इस बार मतलब उससे भी जबरदस्त, मतलब सुपर डुपर एक आपको वीडियो मिलेगी जिसमें ऐसा कोई भी शायद इंस्ट्रूमेंट ना बचे जो आपको काम ना आए, तो उसकी अलग से वीडियो मिल जाएगी। अभी आपको बताने की करंट को मेजर करने का डिवाइस, तो यार कम्यूटेटर का काम होता है डायरेक्शन को बदलना, ठीक है, ये मोटर जनरेटर में यूज हो जाता है। एनोमोमीटर होता है हवा की स्पीड के लिए, एमीटर होता है करंट के लिए, बिल्कुल ठीक है। वोल्ट मीटर होता है पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, तो इसमें तो करंट पूछा था, दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, अगले पे बढ़ चलते हैं। 1 हॉर्स पावर, पावर का एक यूनिट होता है हॉर्स पावर। जनरली जो मशीन्स होती हैं, ट्रैक्टर्स की मैं बात करूं, गाड़ियों की बात करूं, तो वहां पर जो पावर का यूनिट है वो हॉर्स पावर यूज किया जाता है। ठीक है, तो 1 हॉर्स पावर, इसको एचपी लिखूं अगर, कितना होता है बेटा, ये याद रख लेना, 746 वॉट्स के बराबर होता है। ठीक है ना, वॉट, वैसे वोट्स नहीं आना चाहिए, ये मिसप्रिंट है, तो वॉट लिखे क्योंकि प्लूरल यहाँ यूज नहीं होते। तो 746 वॉट आंसर है 1 हॉर्स पावर का, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। छोटी छोटी मिस्टेक है, कोई नहीं बताएगा आपको, लेकिन पता होना चाहिए आपको, समझदार हो। किलोवाट किस लिए यूज किया जाता है? देखिए वोट जो है वो पावर का यूनिट है, बिल्कुल हमें पता है सर, अभी अभी हमने देखा। और अगर इसके आगे मैं किलो लगा देता हूँ, तो यार किलो लगाने से तो आप जस्ट यूनिट को बड़ा करो, किलो का एल एक नहीं आएगा, ठीक है, किलो लगाने से तो जस्ट यूनिट को बड़ा कर दिया, रहेगा तो वो पावर का, तो बिल्कुल ठीक है सर, ये पावर का ही यूनिट है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो एकदम से सही इसमें फिट बैठता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, किलो हर्ट्ज इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग। देखें किलो हर्ट्ज, तो मैंने पहले हर्ट्ज को देखा, यार हर्ट्ज जो होता है वो तो सर फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है एक, बिल्कुल ठीक है, आपका फ्रीक्वेंसी का होता है, आपने आगे लगा दिया किलो, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो बस उसके लिए, है ना। अब ऑप्शंस को देखें, पावर यूज्ड बाय अ करंट, देखिए यार पावर का तो नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी, देखिए फ्रीक्वेंसी आ गया, बिल्कुल ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, बहुत तरह की होती है, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इंफ्रारेड, विजिबल, बहुत सारी होती है, उनमें से रेडियो वेव के लिए, तो बिल्कुल ठीक है, रेडियो वेव के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है ना, आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम से सही है। वोल्टेज का तो नहीं है, रेजिस्टेंस का ओम होता है, वोल्टेज का वोल्ट होता है, तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। क्लियर, चलो जी अगला, 1 जूल इज इक्वल टू, यार ये तो हो गया सर, आप रिपीट क्वेश्चन लेके आ रहे हो, यार हो जाता है रिपीट कभी कभी, सो क्वेश्चन भूल जाते हैं कभी कभी, ठीक है ना, ये इतना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, फैदम, फैदम बताया था आपको याद होगा, फैदम जो कि 6 फीट के बराबर होता है, कहाँ पर यूज किया जाता है? क्या ये साउंड के लिए यूनिट है? बिल्कुल गलत। क्या ये डेप्थ के लिए? बिल्कुल हाँ। पानी कितना गहरा है अगर सी ओशन की बात करें, तो फैदम वहां पर यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ओके जी, चलो जी बढ़ते हैं अगले पे। नोट इंपॉर्टेंट है यार, मैं स्टार लगा रहा हूँ। नोट इज अ यूनिट ऑफ स्पीड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए इसने एक तो बोल दिया कि जो नोट है वो स्पीड का यूनिट है, किसकी स्पीड का? क्या वो एरोप्लेन की स्पीड का? एरोप्लेन जो फाइटर प्लेन्स उनके लिए मैक नंबर का यूज किया जाता है जनरली। ठीक है, लाइट वेव का, लाइट वेव बहुत फास्ट है, स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकंड में। ठीक है, शिप्स का या साउंड वेव का? तो मैं आपको बताना चाहूँ, नोट जो है ना वो शिप की स्पीड के लिए एक अच्छा यूनिट है। ठीक है, अच्छा यूनिट है। अच्छा इसका मतलब कितना है मैं आपको बताऊं, 1 नोट जो होता है बेटा, उसका एक्चुअल मीन क्या होता है, 1 नॉटिकल माइल। आपको याद हो मैंने सी ओशियन के लिए बताया था, नॉटिकल माइल डिस्टेंस का यूनिट है। तो 1 नॉटिकल माइल डिवाइड बाय 1 आवर, इसको 1 नोट कहा जाता है। जब कोई शिप है 1 घंटे में 1 नॉटिकल माइल डिस्टेंस कवर कर ले, इसको नोट कहा जाता है, 1 नोट। तो ये लगभग लिखूं तो मैं 1.85 किलोमीटर पर आवर के बराबर होता है 1 नोट। ठीक है, इसको याद करना, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सर बच्चे बच्चे को पता है, 9वीं 10वीं में सीख लिया था, एम्पियर होता है, बिल्कुल ठीक है यार, एम्पियर होते हैं। ओम किसका बता दो? तो ओम सर होता है रेजिस्टेंस का, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का। अरे वाट किसका होता है भैया? वाट लगा दी सर, पावर का होता है, लिख दिया मैंने पावर। नन ऑफ दीज तो किसी का होता नहीं, तो इस क्वेश्चन का आंसर था आपका सी। अगर वीडियो पसंद आए तो यार लाइक वाला बटन जरूर दबा देना, वीडियो को शेयर भी कर देना, जिस बच्चे ने मिस कर दिया तो उस तक पहुंचा दो ये वाली वीडियो। ठीक है ना, शतक लगने वाला है, 100 क्वेश्चन कम से कम हो जाएंगे, मतलब इस वीडियो में कंप्लीट, 50 पहले कर लिए थे, बाकी आज हो जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा जिसने पीछे वाली वीडियोस मिस कर दी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, फिजिक्स डिफेंस, ठीक है ना, नाम से, डिफेंस फिजिक्स नाम से, तो उसमें सारी की सारी वीडियोस आपको स्टेप बाय स्टेप, मतलब आपको पार्ट वाइज मिलेगी, एक से लेके जितने भी पार्ट्स आप उसको देख लीजिए, लगातार वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। एनर्जी का यूनिट एमकेएस सिस्टम है यार, एमकेएस और एसआई में कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना, एमकेएस ही तो ऐसे ही बना था, यानी आपसे पूछ रहा है यार एसआई सिस्टम के अंदर एनर्जी का यूनिट बताना है,
देखो वोल्ट पोटेंशियल कैसा है ये तो हमें पता है, गलत बोल रहे हो। अर्ग सर सीजीएस के अंदर है तो ये भी गलत है। वैसे भी ई छोटा आना चाहिए था। ओम जो है वो आपका देखिए ये सभी ने इसने गलत लिख रखा है, ये सारे अक्षर छोटे होने चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है कई बार, ठीक है। ओम रेजिस्टेंस का है। कुल मिला के ये थोड़ा थोड़ा तो सही है क्योंकि जूल बोल रहे हैं तो जूल इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन आपने जूल को कैसे लिखना है, जे ओ यू एल, मतलब जे छोटा लिखना है, ठीक है ना। डी इसका सही आंसर है। ओम रेजिस्टेंस का, अर्ग एनर्जी का है लेकिन सीजीएस के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन, नॉटिकल माइल इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। अब मैंने बता दिया था ये नॉटिकल माइल ये नेविगेशन के लिए बेटा, ठीक है। सी ओशियन में कितनी दूर है, कितना क्या डिस्टेंस है, नॉटिकल माइल यूज होता है। और मैंने बताया भी था वन नॉटिकल माइल 1.85 किलोमीटर के आसपास। अच्छा एचपी का मतलब क्या होता है, एचपी का मतलब क्या हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो सकता है, क्या एचपी का मतलब हॉर्स पावर हो सकता है, क्या दोनों है या नन ऑफ दिस। तो यार मैथमेटिक्स में हमने हार्मोनिक प्रोग्रेशन नाम सुना है तो बिल्कुल ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन सही है, हॉर्स पावर भी बिल्कुल ठीक है, तो ये दोनों ही आपके सही आंसर है, इसलिए सी ऑप्शन बन जाता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, रिक्टर स्केल जो है वो किस लिए यूज किया जाता है। रिक्टर स्केल जो है वो आपको बताओ, भूकंप जब आता है तब टीवी में सुनते हैं कि इतने रिक्टर स्केल का भूकंप था, तो यार ये इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक बताने के लिए कि जो भूकंप आया है अर्थक्वेक सही है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, ठीक है ना, उसको बताने के लिए बताया जाता है रिक्टर स्केल का। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है जी अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम। टाइम का कौन सा यूनिट नहीं है, सेकंड तो होता है सर, माइक्रो सेकंड भी होता है, नैनो सेकंड भी होता है, क्योंकि ये तो प्रीफिक्स है, इससे यूनिट थोड़ी बदलेगा। हाँ लाइट ईयर नाम से इसमें ईयर आ गया तो थोड़ी है सर ये टाइम का यूनिट, हमने बहुत बार पढ़ लिया, ये तो डिस्टेंस का, बड़े डिस्टेंस का, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होता है। अगला क्वेश्चन, लाइट ईयर इज रिलेटेड टू, यार अभी अभी तो बताया सर लाइट ईयर डिस्टेंस से रिलेटेड है, सी इसका करेक्ट आंसर है। एनर्जी ऑफ फूड इज मेजर्ड, जनरली खाना खाते हैं उसकी एनर्जी को किस में मेजर करते हैं, तो केल्विन में तो सर टेम्परेचर होता है, ठीक है ना। कैलोरीज, हाँ सर कैलोरीज कभी कभी देखते हैं कि खाने की चीजें होती हैं चिप्स कुरकुरे के पैकेट, उसके पीछे लिखा होता है इसमें इतनी कैलोरीज हैं। या कभी जिम में जाते हैं तो हमें वो जिम वाले स्पेशली बोलते हैं ट्रेनर्स कि यार ये परांठा खाना छोड़ दो, ये खाना छोड़ दो, इसमें इतनी कैलोरीज एनर्जी होती है। तो फूड की एनर्जी के लिए हम जनरली कैलोरीज का यूज करते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ डैश इज नेम्ड आफ्टर एंड्रयू मैरी एम्पियर। किस चीज का जो यूनिट है ना वो इस साइंटिस्ट के नाम पे था। अच्छा इस साइंटिस्ट के नाम पे था तो यार साइंटिस्ट कुछ तो क्रेडिट लेके जाएंगे, तो यूनिट इनके नाम पे होता है। अब इनमें से देखो एंड्रयू किसी पे दिख रहा है नहीं, मैरी भी कोई यूनिट नहीं है सर, एम्पियर यूनिट होता है बिल्कुल, हाँ आपको पता होगा, इसी से ही हम ये यूनिट बनाते हैं। और ये एम्पियर यूनिट ये भी सर हमें पता है ये तो इलेक्ट्रिक करंट का होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट मुझे दिख गया, सी सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। पावर के लिए वाट होता है आपको पता हो, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वोल्ट, और एनर्जी के लिए जूल, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर सी था। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, देखिए टेम्परेचर की सारी यूनिट है, टेम्परेचर केल्विन में भी मेजर होता है, डिग्री सेल्सियस में भी होता है, सेंटीग्रेड में भी होता है, फारेनहाइट में भी होता है। और आपको ऐसा ही पूछा तो यार ऐसा ही इसका केल्विन है, ठीक है ना, क्या है केल्विन की, छोटा आना चाहिए, ध्यान रखना कि यहाँ पर छोटा आना चाहिए, और अगर एक सिंगल लेटर लिखिए देन कैपिटल के, क्लियर, ए इसका राइट आंसर है। इनका आपस में कन्वर्जन भी आपको याद होना चाहिए अच्छे से, मैंने आपको पता हो टेलीग्राम चैनल पे बहुत बार बताया, और हम जब ई हीट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब इसका कन्वर्जन को बड़े अच्छे से सीखेंगे, क्योंकि किसी ना किसी एग्जाम में कभी ना कभी ये मिल जाता है आपको यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका कन्वर्जन अच्छे से आना चाहिए। 1 इंच इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर, देखिए सेंटीमीटर और इंच का कन्वर्जन पूछ रहे हैं, तो 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं यार, जल्दी से मुझे बता दो तुम कमेंट करके, ठीक है ना, क्या आना चाहिए एबीसीडी, तो ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ मैं नहीं बता रहा, ठीक है ना, एबीसीडी आपने कमेंट करना है, तो बहुत ही इजी से, ज्यादा मुश्किल नहीं है। चलिए, लक्स साबुन नहीं है यार, लक्स किसका ऐसा यूनिट है, लक्स किसका ऐसा यूनिट है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, लक्स होता है इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन। अब इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कितनी लाइट एनर्जी क्रॉस कर रही है पर यूनिट एरिया, ठीक है ना, पर यूनिट टाइम, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ल्यूमिनस फ्लक्स पर यूनिट एरिया, ल्यूमिनस फ्लक्स पर यूनिट एरिया, या फिर कुछ ऐसे भी बोल सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग एट पर्टिकुलर एरिया, एट पर्टिकुलर एरिया, ठीक है ना। तो भैया इसका जो यूनिट होता है बेटा वो होता है आपका लक्स, इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन का, ऑप्शन ए। अच्छा मैं आपको बताना चाहिए 1 लक्स जो होता है ना एक्चुअली वो होता है ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर,
ठीक है ना, इस तरह से होता है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। अच्छा ये टॉपिक्स कहाँ आते हैं सर? हमने मतलब पूरा सिलेबस पढ़ा तो नहीं पढ़ा। मैं बताना चाहूंगा यार, ऑप्टिक्स का जो पोर्शन होता है ना, तो ऑप्टिक्स के पोर्शन से जस्ट पहले ही कभी कभी पढ़ाया जाता है। कभी कभी क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि पहले ये सिलेबस में हुआ करता था प्लस टू के, लेकिन बाद में इसको काट दिया गया। मतलब ये मानो 4-5 सालों से इसको पढ़ाया नहीं जा रहा, तो इसलिए शायद आप ये टॉपिक नहीं पढ़े होंगे, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा, चिंता मत करना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरह की क्वांटिटी है? यार मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या है? जब कोई भी चीज रोटेट करती है ना, रोटेट करती है, ये उससे रिलेटेड है कि कोई भी चीज रुकी हुई है तो वो रुकी रहना पसंद करती है, अगर वो घूम रही है तो वो घूमते रहना पसंद करना चाहती है। किसकी वजह से? ड्यू टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से। तो ये किस तरह की क्वांटिटी है बेटा? ये एक वेक्टर क्वांटिटी, बिल्कुल वेक्टर की तरह कभी कभी बिहेव करते हैं। स्केलर सर बिल्कुल स्केलर की तरह बिहेव करते हैं। फेजर, फेजर तो नहीं होता सर, हमने कुछ सुना ही नहीं फेजर नाम से। टेंसर बिल्कुल हाँ सर, ये एक टेंसर क्वांटिटी है, आपने भी हमें सिखाया था। टेंसर क्वांटिटी वो होती है जिसकी वैल्यू हर डायरेक्शन में कुछ अलग होती है। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर ये जो बॉडी है इस एक्सिस के अराउंड घूम रही है तो अलग वैल्यू होगी, और अगर यही बॉडी है ये अपने खुद के एक्सिस पे घूम रही है तो इसकी इनर्शिया की वैल्यू अलग होगी। तो यानी ये एक टेंसर क्वांटिटी है। साथ में ये दोनों मतलब वेक्टर होने के बावजूद वेक्टर के रूल्स को फॉलो नहीं करती, तो इसको टेंसर क्वांटिटी के अंदर लिखा जाता है। डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन। 1000 माइक्रोन का मतलब क्या है? देखिए 1000 मतलब 1000 माइक्रोन, माइक्रोन ठीक है ना, माइक्रोन का मतलब माइक्रोमीटर, तो 1000 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर। अच्छा माइक्रो की जगह प्रीफिक्स सर हमें आपने सिखाया है 10⁻⁻6 लिख दो, तो मैंने -6 लिख दिया इंटू मीटर। तो 3 जीरो प्लस की है और ये माइनस का 6 है, तो आपको पता है सर 3 तो कैंसिल हो जाएगी, 10⁻³ मीटर बचता है। तो ये मुझे पहले ही ऑप्शन में दिख गया, तो मैंने चुपचाप ऑप्शन ए को टिक कर दिया सिर्फ धड़ाम से। फिर मैं रुका नहीं, मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ गया कि 1 किलोग्राम में कितने पाउंड होते हैं? सर बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम के अंदर पाउंड बताना, तो लगभग 2.2 होते हैं सर इसका। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 2.2 पाउंड, याद रख लेना इस चीज को। चलिए अगला क्वेश्चन, अब अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। द डायमेंशन फॉर्मूला m0L2T-2 ये इनमें से किसके लिए है? ठीक है ना, अब आपने बताना यार। अब टॉर्क होता है सर एनर्जी के जैसा यूनिट होता है डायमेंशन फॉर्मूला, इसका तो होना चाहिए m1L2T-2। सर आपको याद है डायरेक्ट? तो यार मुझे तो याद है, मैंने पिछले 50 क्वेश्चन में करवाया, तो आपको भी याद हो गया होगा। एनर्जी का, टॉर्क का, हीट का, वर्क का, सबका सेम होता है। अच्छा एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट, यार उसमें तो एम भी आते हैं, तो मतलब ये तो नहीं होगा। लेटेंट हीट सर ये क्या चीज होती है? तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है? जब भी किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज करनी हो, जैसे मैं बोलता हूँ आपके पास कोई सॉलिड चीज है, तो अगर उस सॉलिड को मुझे लिक्विड में बदलना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सर हमें उसको हीट देना पड़ेगा। हम उसको देंगे क्या? हीट देंगे। तो हीट देने से स्टेट चेंज होगा? बिल्कुल सर होगा। तो इसी अमाउंट ऑफ हीट को हम लेटेंट हीट बोलते हैं, और लेटेंट हीट का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है अमाउंट ऑफ हीट गिवन डिवाइड बाय मास, ये फॉर्मूला होता है। अब हीट और एनर्जी सेम होती है बेटा, क्या होता है? L1 M1 L2T-2 एनर्जी वाला, और नीचे एक M1 मास आ गया, तो M1 M1 कैंसिल कर देगा, तो क्या बचा? M0L2T-2। देखो सर लेटेंट हीट का बिल्कुल मैच कर रहा है, तो यार चुपचाप ऑप्शन सी पे लगा देते हैं, ठीक है ना। अच्छा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी एक अलग फैक्टर है, इसको अलग से पढ़ाएंगे तो बता दूंगा। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। सर अगला क्वेश्चन बनता है द डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर, मतलब पोटेंशियल वी से जिसको लिखते हैं उसका डायमेंशन फॉर्मूला बताना है। सर वी कोई ऐसा फॉर्मूला सोचो यार जिसमें वी आता हो। तो सर वी के तो ढेर सारे फॉर्मूले, वी इज इक्वल टू आई आर है, लेकिन सर इसको लगाना मुश्किल है क्योंकि रेजिस्टेंस का नहीं पता। हाँ हमें सर एक ये पता है कि V होता है W/Q, 10th क्लास के अंदर भी आ जाता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यार यहाँ से निकाल सकते हैं, मैं यहाँ सोल्व कर देता हूँ। पोटेंशियल है आपके पास वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन और एनर्जी का तो अच्छे से याद है सर, M1L2T-2 तो मैंने लगा दिया, डिवाइड बाई चार्ज, चार्ज का होता है यार A1 इंटू T1। तो देखो सोल्व कर लो, आपके पास M1 बचा, L आपको 2 मिल रहा है, ये T जब ऊपर जाएगा तो माइनस का 3 बन जाएगा, और ए ऊपर आके माइनस का 1 बन जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में आपको M1L2T-3 दिख रहे हैं? तो कहीं पर भी नहीं दिख रही है टी माइनस, क्या बात, कोई मिस्टेक हो गया इसमें? M1L2, अच्छा अच्छा सीधा लिख दिया इसने, चार्ज के लिए क्यों यूज कर रखे है। वैसे तो देखिए यार मैं आपको बताना चाहूंगा कि एटी की टर्म में लिखना ज्यादा बेटर, लेकिन इसने क्यू के ऑप्शन में दे रखे हैं, क्यू यानी चार्ज के लिए। तो सीधा देख लो यार यहाँ से, ये आपके पास पूरा है, चार्ज को A1T1 की जगह मैं सीधा लिख देता हूँ। देखो ऊपर वाला M1L2T- 2, चार्ज के लिए सीधा Q1 लिख दिया इसने, ठीक है। अब बन गया ये क्या, M1L2T- 2 और Q- 1। अच्छा ये देख लो किसमें, ये मुझे दिख गया,
ये रहा पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है ना, दैट्स व्हाई ऑप्शन ए जो है ना इसका सही आंसर होगा। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा आपको। चलिए जी अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनलेस है? डायमेंशनलेस का मतलब m0 l0 t0 और भी अगर कुछ है तो वो सब जीरो होना चाहिए। तो सर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का तो हमने निकाला था, आपको याद होगा, इसका फॉर्मूला देखोगे तो उसमें पुट करोगे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। प्लैंक कांस्टेंट का भी सर कुछ ना कुछ आता है। पावर ऑफ लेंस 1 बाय फोकल लेंथ होती है, मतलब 1 बाय एक लेंथ है, तो l माइनस 1 इसका भी कुछ ना कुछ है, मतलब सबके डायमेंशन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बेटा नन आएगा आपका डी। आप चेक कर सकते हैं क्योंकि पहले का ये जो ए ऑप्शन दिख रहा है इसका डायमेंशन फॉर्मूला मैंने निकालना सिखाया है आपको, 1 से 50 क्वेश्चन में आप उसको चेक करना, कुछ ना कुछ फॉर्मूला आएगा, इसका भी कुछ ना कुछ आएगा। तो यानी आपसे तो पूछा डायमेंशनलेस, तो इनमें से सर कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए जी अगला क्वेश्चन 85 नंबर, डायमेंशन फॉर्मूला आपने रेजिस्टेंस का बताना है। देखिए V इज इक्वल टू आई आर, फॉर्मूला पता है आपको, ओम्स लो, ओम अंकल जी का नियम है। तो यहाँ से आपके पास R क्या आया, V बाई आई आया, है ना, V बाई आई आया। और पोटेंशियल का तो सर अभी अभी निकाला हमने पीछे वाले केस के अंदर, नहीं निकाला तो चलो दोबारा से देख लो। क्या रेजिस्टेंस को मैं लिख सकता हूँ, पोटेंशियल को लिखा वर्क डन बाई चार्ज, करंट एज इट इज है, तो ये बन गया वर्क डन डिवाइड बाई चार्ज इनटू करंट। मैंने पहले ऑप्शन को चेक कर लेता हूँ, इस ऑप्शन में देखो यार ए वाला दिख रहा है, तो यार ए की आंसर आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है यार ए तो आएगा ही आएगा। चलो फिर भी चेक कर लेते हैं, क्या पता कैंसिल वैंसिल ना हो जाए। तो वर्क का होता है यार m1l2t माइनस का 2, ठीक है जी। चार्ज का होता है a1 इंटू t1, एक करंट आ गया, करंट का a1 एक और आ गया, तो आपके पास क्या बना, m1 बना, l2 बना, t ऊपर जाके माइनस का 3 बन गया, ठीक है। और ए देखिए नीचे 2 है तो ऊपर जाके माइनस के 2 बन गए, मतलब ए तो आएगा ही आएगा, और ये एक ही ऑप्शन में है, दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ये अच्छे क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसको भी कैपिटल आर से लिखा जाता है। तो सर हमने इसका एक इक्वेशन सीखा हुआ है, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, बड़ा फेमस इक्वेशन है सर, केमिस्ट्री में पढ़ा, फिजिक्स में भी देखा देखा। अच्छा इस आर का बताना आपको, तो यार आर निकाल लेते हैं, तो R इज इक्वल्स टू पीवी बाई एन इंटू टी, ठीक है ना, एन तो नंबर है आपके पास एक। चलिए जी नंबर ऑफ मोल्स इसको मैं भूल जाता हूँ, तो P प्रेशर है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाई टेम्परेचर। अच्छा प्रेशर का मैं पहले अलग से निकालता हूँ, प्रेशर होता है सर फोर्स बाई एरिया, फोर्स का सर होता है m1l1t माइनस का 2, एरिया का होता है भैया l2, तो ये बन गया कुछ m1, l ऊपर जाएगा तो ये बना देगा माइनस का 1, t माइनस का 2, तो प्रेशर का निकाल चुका हूँ मैं, प्रेशर का पुट कर देता हूँ, m1 l माइनस का 1, t आपका माइनस का 2 है, वॉल्यूम का आपके पास होता है l क्यूब, ठीक है। टेम्परेचर का थीटा से लिख रखा है, ध्यान से सुनना, थीटा से लिख रखा है, आप इसको k से भी लिख सकते हो, एक ही आएगा क्योंकि एक ही टेम्परेचर है। तो इसको ऊपर ले जाएं तो ये बन गया m1 l माइनस का 1, t माइनस का 2, सॉरी l माइनस 1 और प्लस का 3 है, तो ये प्लस का 2 बन जाएगा ना, m1 प्लस का L2 है, T माइनस 2 और थीटा माइनस 1 है। बताओ किस में है थीटा माइनस 1, थीटा माइनस 1 इसमें भी है और इसमें भी है। फिर हमने मैच करना है, तो M1 L2, यार ये पहला ऑप्शन मुझे मैच करता दिख गया, तो मैंने चुपचाप पहले ऑप्शन को ही सही आंसर कर दिया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। ओके यार, जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दो, 100 तक पहुंचने वाले हैं, ठीक है ना, लाइक्स भी आपके 100 प्लस जानी चाहिए, मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन नंबर 87, द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मास को जब मेजर करते हैं यार इसके अंदर 2% एरर आता है, क्वेश्चन में लिख दिया, और स्पीड को जब मेजर करते हैं तो यार इसके अंदर 3% एरर आता है। तो बताना है कि कितना एरर आएगा काइनेटिक एनर्जी के अंदर, काइनेटिक एनर्जी का बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, स्टार लगा लो। इस तरह से क्वेश्चन जो अब दिख जाए आपको, उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना भाई। तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर एरर बताना है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा। देखो तो काइनेटिक एनर्जी का सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है आपने, सर लिख दिया हमने एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा अब एरर निकालने के लिए क्या करो, परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, हाफ एक कांस्टेंट नंबर है, भूल जाओ छोड़ दो इसको। अब बची आपके पास दो चीजें, मास एंड वेलोसिटी, और इस क्वेश्चन में दोनों चेंज हो रही है, मास के अंदर 2% एरर दिखा रहा है, स्पीड के अंदर यानी वेलोसिटी के अंदर 3% एरर दिखा रहा है, तो मतलब दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा। अब मास के ऊपर पावर कुछ दिख रही है, मुझे 1 दिखा, उस 1 को आगे ले आओ इनटू परसेंटेज चेंज इन मास, ठीक है। अच्छा वेलोसिटी या स्पीड की पावर 2 दिख रही है, उसको आगे ले आओ, वेलोसिटी का परसेंटेज। फिर क्या कर दो बेटा, इन फैक्टर्स को जोड़ना है, ऐड करना है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, डिवाइड में हो चाहे मल्टीप्लाई में, ऐड करना है आपने। अब देख लीजिए 1 मल्टीप्लाई बाय मास के अंदर 2% एरर का बोल रहा है, तो मैंने इसकी जगह 2% लिख दिया,
प्लस में 2 मल्टीप्लाई इंटू स्पीड के अंदर 3% एरर था तो मैंने 3 लिख दिया। तो यानी ये आपके पास आया 2 प्लस में 6, तो टोटल 8% का एरर आया। तो चुपचाप मैंने ऑप्शन बी पे टिक कर दिया, एकदम से सही आंसर भी ऑप्शन नंबर बी। समझ आया, चमका। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है यार ये भी। इसको करने के 2-3 तरीके हैं, मतलब कोई भी कर सकते हो। कहते हैं कि अगर फोर्स को, लेंथ को और टाइम को तुम क्या मानो, फंडामेंटल यूनिट्स मानो, तो आपने मास का डायमेंशन फॉर्मूला बनाना है। तो देखो इसको करने के 2 तरीके हैं। या तो क्या करो, मास का कोई फॉर्मूला बना दो इस तरह से जिसमें फोर्स, लेंथ और अकेला टाइम आता रहे, या फिर आप क्या कर सकते हो, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला वाला मेथड। तो मैंने क्या माना, लेट अस सपोज जो मास है वो डिपेंड करता है फोर्स की पावर ए पे, लेंथ की पावर बी पे और टाइम की पावर सी पे, कुछ इस तरह से मान लीजिए बेटा। ठीक है, अच्छा मास को क्या लिखता हूं मैं, m1 लिख देता हूं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, फोर्स को उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख दो, m1 l1 t माइनस का 2, उसकी पावर कितनी है, a है। और लेंथ, लेंथ को l1 लिखते हैं, इसकी पावर कितनी है बेटा, b। टाइम को t1 से लिखें, पावर कितनी है, c। अब क्या किया, इधर आपने लिखा m1 एज इट इज है, l तो था नहीं, जीरो लगा दिया, t तो था नहीं, जीरो लगा दिया, इज इक्वल टू, यहाँ पर पावर से मल्टीप्लाई कर दो, तो m की पावर ai, l की पावर भी ai, t की पावर माइनस का 2ai, और यहाँ से देखिए l की पावर b आ गई, l की पावर b, यहाँ से t की पावर आ गई c। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में सभी को इकट्ठा कर दो। इकट्ठा करने का मतलब जो सेम बेस वाले, जैसे ये भी l है, ये भी l है, तो क्या किया, l की पावर कंबाइंड कर ली मैंने a प्लस बी, t की पावर भी कर लो, माइनस का 2ab है और प्लस का c भी आ गया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यार, इक्वेशन तभी सही होगी जब दोनों तरफ के डायमेंशन बराबर हो। इधर m का डायमेंशन 1 है और इधर कितना है, a। तो m के डायमेंशन को कंपेयर किया तो a मस्ट बी इक्वल टू 1, तो चलो a की वैल्यू आ गई। अब l के डायमेंशन, l की पावर को कंपेयर करो, इधर a प्लस बी है उधर 0 है, यानी आपका a प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू 0। चलिए तीसरों को कंपेयर करो, इधर t की पावर कितनी है आपके पास, t की पावर है माइनस का 2 प्लस का c, है ना, माइनस का 2a प्लस का c, उधर कितना है बेटा आपके पास, 0 है, 0 के साथ इक्वेट किया। a तो 1 आ चुका है आपके पास, देख लीजिए a तो 1 आ चुका है आपके पास, इसमें मैंने 1 पुट किया तो b आपके पास कितना आ गया, माइनस का 1 आया। ठीक है, अच्छा सी निकाल लेते हैं हम, तो माइनस का 2 इंटू 1 प्लस का सी इज इक्वल टू 0, या सी आपके पास आ जाएगा प्लस का 2। तो आपके पास तीनों चीजें आ चुकी, यानी मास जो है वो डिपेंड करेगा फोर्स की पावर ए, यानी फोर्स की पावर 1 होनी चाहिए, लेंथ की पावर बी, यानी लेंथ आपके पास माइनस 1 होना चाहिए, टाइम की पावर सी, मतलब टाइम की पावर 2 होनी चाहिए। यानी डायमेंशन फॉर्मूला बन गया F1 L माइनस का 1 T2, बता दो कौन सा है। तो ये मुझे दिख गया F, ये मुझे पहला पहला ही तो दिख गया, ऑप्शन ए दिख गया यार, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से करोगे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा तुम्हारा इस तरह का। ठीक है जी, 81 क्वेश्चन का ए इज द करेक्ट आंसर, 88 का सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। प्लैंक कांस्टेंट को मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डिवाइड करो तो डायमेंशन फॉर्मूला किसका बनेगा वो बताना आपको। ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बता दीजिए। चलिए जी, प्लैंक कांस्टेंट का कैसे निकालें, तो प्लैंक कांस्टेंट का आपको पता हो एनर्जी होता है h इंटू फ्रिक्वेंसी, है ना, ऐसी तो होता है। अब यहाँ से मैं प्लैंक कांस्टेंट निकालता हूँ, प्लैंक कांस्टेंट आया एनर्जी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी, तो ये हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट का आ गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको आई से लिखते हैं, इसको बेटा मास इंटू रेडियस का स्क्वायर होता है, m इंटू रेडियस का स्क्वायर। मैं ये कॉमन फॉर्मूला लगाता हूँ, अब इनको डिवाइड किया, अब डिवाइड किया तो मैंने क्या देखा, एनर्जी का भैया होता है m1, पहले इसको सही लिखता हूँ थोड़ा सा, तो ये बना एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी, इधर ये डिवाइड बाय m इंटू आर स्क्वायर एज इट इज। एनर्जी का लिखा भाई मैंने क्या, m1 l2 t माइनस का 2 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी होता है बेटा टाइम का इनवर्स, हर्ट्ज होता है, इसको टाइम इनवर्स लिखते हैं। ठीक है, मास का आपके पास m1 है, लेंथ का l2 कर दिया, तो कुछ कैंसिल वैंसिल हुआ, देखो यार m1 ने m1 को कैंसिल किया, l2 ने l2 को कैंसिल किया, t ऊपर जाके क्या बना देगा, t माइनस का 1 बचेगा, मतलब आपके पास t माइनस 1 बचा। t माइनस 1 मतलब सेकंड इनवर्स, और ये होता है हर्ट्ज का, हर्ट्ज बोले तो फ्रीक्वेंसी का। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन दिख रहा है यार, पहला ही तो दिख गया यार, सभी के आंसर ये आ रहे हैं, सोल्व करिए ना, सीधा ये लिख दे, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन, द एरर इन अ मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ अ स्फीयर, कोई एक स्फीयर है उसका रेडियस मैं आर से लिखता हूँ, कहता है कि रेडियस को मेजर करते टाइम यार 1% एरर आता है, तो बताओ कि वॉल्यूम में कितना आएगा। अब वॉल्यूम का सर फॉर्मूला बच्चे बच्चे को पता है सर, अगर इसने फिजिक्स से मैथ पढ़ा है, 4/3 पाई आर क्यूब,
तो अब वॉल्यूम के अंदर परसेंटेज चेंज पूछ रहे हैं, तो यार 4/3 ये तो कांस्टेंट है सर, इसमें तो कुछ आएगा नहीं, पाई भी कांस्टेंट, उसमें भी कुछ आएगा नहीं, बचा क्या आर क्यूब। तो पावर को मैंने आगे लिखा, परसेंटेज चेंज इन आर, पावर ये रही 3, आर में कितने परसेंट करना है आपने 1% करने, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज 3%। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन दिखने में मुश्किल हो लेकिन बड़े आसान से क्वेश्चन, ठीक है, इस तरह का मैंने करवाया भी आपको। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी बड़ा आसान है, फॉर्मूला बेस्ड है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दिया फिर से। अकॉर्डिंग टू हमारे जोल अंकल जी, उन्होंने एक लॉ दिया था हीटिंग का, और बोलते हैं कि जो हीट प्रोड्यूस होती है उसका फॉर्मूला दे दिया, H इज इक्वल टू, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर इंटू टी। यहाँ पर I करंट है, R रेजिस्टेंस है, T टाइम है। फिर बोलते हैं यार कि अगर आपने देखा I करंट, R रेजिस्टेंस, T टाइम है, तो सबको मेजर करते हैं कुछ ना कुछ एरर आता है। I के अंदर मेजर करते टाइम 3% एरर आता है, इसके अंदर 3% आता है, ठीक है। R के अंदर कितना आता है 4% आता है, और टाइम को मेजर करते टाइम 6% एरर आता है। तो बताओ हीट की वैल्यू में कितना आएगा सर, इतना आसान क्वेश्चन। अब ये भी फॉर्मूला देखा सर, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। H का परसेंटेज चेंज पूछ रहा है, तो देखो सबसे पहले मैंने I को देखा, I की पावर 2 है तो मैंने आगे लगा दिया, मल्टीप्लाई बाय I का चेंज, R की पावर कुछ नहीं है यानी 1, तो सिंपली लिख देता हूँ यार मैं, 1 आगे लिखा, परसेंटेज चेंज इन R। T की पावर कुछ नहीं है यानी 1, मतलब 1 आगे लिखा, परसेंटेज चेंज इन टाइम। अब सबको जोड़ना है मैंने, चाहिए डिवाइड में होते तो भी जोड़ता मैं। अब 2 मल्टीप्लाई बाय करंट के अंदर चेंज कितना बोला, 3% बोला है, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 रेजिस्टेंस के अंदर 4% बोला है इसने, ठीक है, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम का 6% बोला है। तो यार अब तो आसान है काम, 3 दूना 6 प्लस 4 प्लस 6 12 और 4 यानी 16 हो गया ना, 16% एरर आया। तो यार 16% तो मुझे ऑप्शन बी। एक बार देखिए जितने भी क्वेश्चन इस तरह के आए ना आपके परसेंटेज वाले, सबका ऑप्शन बी आ रहा था, बाई चांस बाई लक, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला दे दिया पहले ही, पोटेंशियल बाय करंट, और बोलते हैं यार जो पोटेंशियल है ना इस तरह से लिखते हो तुम 100 प्लस माइनस 5, और करंट को लिखते हो 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। कहते हैं कि टोटल एरर बताओ आर के अंदर। इन क्वेश्चन में जरा ध्यान दो, आपको आंसर में परसेंटेज एरर दे रखा है, और आपको पता है यार कि इन दो चीजों को डिवाइड कर रहे हो, आर आपके पास v बाई आई है, मैंने आपको सिखाया हुआ है चाहे डिवाइड हो चाहे मल्टीप्लाई, परसेंटेज एरर जुड़ जाते हैं। यानी आर का परसेंटेज एरर किसके इक्वल होगा, परसेंटेज एरर इन v प्लस परसेंटेज एरर इन आई। तो दोनों का मैं परसेंटेज एरर निकालता हूँ। तो परसेंटेज एरर कैसे निकलता है आपको पता होगा, रिलेटिव एरर इनटू 100। जैसे मैं वोल्टेज का देखता हूँ, देखो यार वोल्टेज की वैल्यू कुछ इस तरह से लिखी मिल रही है, 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट। परसेंटेज एरर कैसे निकालोगे, 5 डिवाइड बाई 100, मतलब 5 को इससे डिवाइड किया, ये रिलेटिव एरर आया, मल्टीप्लाई बाई 100, परसेंटेज एरर कितना है बेटा, इसमें 5% एरर है। और मैंने करंट का देखा, तो करंट की वैल्यू आपको गिवन है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, ठीक है, ये दे रखा है, तो इसका निकाल लो। तो 0.2 डिवाइड बाय दिस 10 मल्टीप्लाई बाय 100, तो देखो इस पॉइंट को हटाया तो एक जीरो आई, इससे एक आंसर आपके पास आया 2%। 5% एरर वोल्टेज में है, करंट में 2%, तो रेजिस्टेंस में निकालना है तो दोनों का सम करना है आपने, तो 5 प्लस में 2 टोटल 7% का एरर होगा, तो 7%। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक सो बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे, फिर से अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आशा करते हैं ऑप्शन इसका बी सही ना हो, ठीक है। आपको बोलते हैं कि यार कोई फॉर्मूला है आपके पास, a इज इक्वल टू स्मॉल a स्क्वेयर बी क्यूब सी अंडर रूट डी, ए बी सी डी सबके अंदर एरर दे रखा है, a में 1%, b में 3%, c में 2% और d में भी 2%। तो आपको बोलता है इस कैपिटल a में कितने परसेंट एरर है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ फॉर्मूला दोबारा से लिखा, a इज इक्वल टू a का स्क्वेयर b का क्यूब डिवाइड बाई c अंडर रूट डी, d का अंडर रूट है, अंडर रूट मतलब हाफ पावर। अब क्या है, सिंपली सबसे पहले मैंने ए को देखा, ए का स्क्वायर है तो 2 पावर आगे, परसेंटेज चेंज इन ए। बी का देखा पावर 3 है, 3 आगे लिखा, परसेंटेज चेंज इन बी। सी की पावर कुछ नहीं है तो 1 इंटू परसेंटेज चेंज इन सी। डी का पावर हाफ है तो हाफ इंटू परसेंटेज चेंज इन डी। अब सबको मुझे जोड़ना है, ऐड करना है, बस यही चीज ध्यान रखनी है, चाहे डिवाइड में हो चाहे मल्टीप्लाई, आपने सबको ऐड करना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई ए का परसेंट, ए में 1% एरर है, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई बी का चेंज, बी में 3% का बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, प्लस 1 इंटू सी में 2% बोल रहे हैं, प्लस हाफ इंटू डी के अंदर बोल रहे हैं 2%। तो उसको कर लो सोल्व, तो ये आपके पास है बेटा 2, ये प्लस आया 9 प्लस 2 प्लस लास्ट में आएगा 1, तो ये बन जाएगा 14%। शुक्र है यार आंसर मेरा डी आया, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। अच्छा अगर इसी तरह की और भी बहुत सारे क्वेश्चन चाहिए, इस पीडीएफ चाहिए इसकी, तो भैया आप इस टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो जो नीचे जिसका दे रखा है फिजिक्स बाय पी सर। और अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो इसका लिंक भी दे रखा है आपको,
ठीक है ना, किसी भी तरह की समस्या है तो आप उससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिखने में थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन बेहद आसान क्वेश्चन मैं आपको बता दूं। क्या एक थिन कॉपर की वायर है जिसकी लेंथ एल मीटर है, लेंथ एल मीटर, ध्यान देना लेंथ की बात कर। फिर बोलता है कि इन द लेंथ इंक्रीजेज, हमने लेंथ को 2% इंक्रीज किया, मतलब चेंज तो हो रहा है उसमें, ठीक है ना, जब उसको 10 डिग्री से हमने हीट किया। फिर बोलते हैं व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया व्हेन द स्क्वायर कॉपर शीट ऑफ लेंथ एल मीटर इज हीटेड। देखिए कहते हैं कि अगर एक सिंगल लेंथ लेते एल तो उसके अंदर बेटा 2% एरर आता है। अब बोलते हैं कि आपने एक शीट लिया, ठीक है ना, लेंथ इसकी एल, ब्रेड्थ भी इसकी एल, तो इसके एरिया में कितना परसेंट चेंज आएगा। तो यार एरिया का फॉर्मूला होता क्या, देखिए स्क्वायर के लिए एरिया होता है बेटा लेंथ का स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया में परसेंटेज चेंज पूछ रहे हैं तो यार 2 को मैंने आगे लिखा एल का परसेंट चेंज, 2 इंटू लेंथ में कितने परसेंट बोल रहे हैं 2%, तो यार 2 यहाँ पर लिखा तो टोटल आंसर आया 4%। कुछ नहीं करना, आप बोलोगे सर इस क्वेश्चन में ये जो 10 डिग्री सेल्सियस दे रखा है इसका क्या रोल है। कोई रोल नहीं है इस क्वेश्चन में, अभी तक तो कोई रोल नहीं है, लेकिन आगे जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तब शायद आपको पता लगे टेम्परेचर की वजह से चेंज कैसे आते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन सिंपल एरर वाला था तो हमने सिर्फ एरर को देखना है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन। फिजिकल क्वांटिटी जो दे रखी है आपको कुछ इस तरह से, x इज इक्वल टू m की पावर a l की पावर b t की पावर c, ठीक है। परसेंटेज एरर सॉरी बोला था, परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ m l and t आर अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है। बोलते हैं मैक्सिमम परसेंटेज बताओ x में कितने परसेंट एरर आएगा। बहुत ही सिंपल सा यार, x का फॉर्मूला ही दे दिया उसने, तो यार सारा क्वेश्चन तो हो गया इसके अंदर। मुझे बताओ इसका फॉर्मूला आपको दे रखे कि x इज इक्वल टू m की पावर a है, l की पावर b है, t की पावर c दे रखा आपको। अब चेंजेस आपको बता रखे कितना, तो आपको पता होगा यार x के अंदर एरर बताना है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ परसेंटेज चेंज इन x इज इक्वल टू m की पावर a आगे लिखा परसेंटेज चेंज इन m, ठीक है। l की पावर कितनी है b आगे लिखा परसेंटेज चेंज इन l, t की पावर c आगे लिखा परसेंटेज चेंज इन t। अब आपको सबके चेंज दे रखे हैं, a इंटू एम के अंदर कितना चेंज है अल्फा, ठीक है, b के अंदर कितना चेंज है बीट, l के अंदर कितना चेंज है बीटा, टी के अंदर कितना चेंज है गामा। तो ये आपके पास क्या बना बेटा ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा। तो बताओ यार कौन सा आंसर है। अच्छा कौन सा आंसर मुझे बताओ, ये पहला ऑप्शन देख लो यार, पहले ऑप्शन में सब कुछ सही मिल गया, दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं था, बस ध्यान देना इनकी पावर जो है वो ऐड ही करनी है हमेशा, तो मतलब माइनस वाले का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, सबको ऐड ही करना है चाहे कुछ भी हो। चलो जी 96 नंबर क्वेश्चन, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। अब रिलेटिव डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला बताना है। अब सबसे पहले रिलेटिव डेंसिटी होता क्या, डेंसिटी की रिश्तेदारी, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एनी मटेरियल एनी सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस को अगर आप डिवाइड करो डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ एट 4 डिग्री सेल्सियस, एट 4 डिग्री सेल्सियस, इसको रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। अब जरा सोचो, ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, अगर ऊपर जो भी डायमेंशन फॉर्मूला होगा नीचे भी वही होगा, तो आना क्या आंसर के अंदर आपको m0 l0 t0 मिलना है, क्योंकि कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि एक रेशियो जैसी फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसका जो आंसर है दैट इज डी, ये डायमेंशनलेस है, कारण ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी है, डायमेंशन फॉर्मूला तो कुछ बनेगा नहीं। ये अगला क्वेश्चन, द फिजिकल क्वांटिटीज नॉट हैविंग द सेम डायमेंशन, इनमें से वो पेयर ढूंढो जिनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम ना हो। देखिए टॉर्क और वर्क का होता है सर हमें पता है, मोमेंटम एंड प्लांक कांस्टेंट सर इसका ध्यान नहीं, स्ट्रेस एंड यंग्स मॉडुलस इसका ध्यान नहीं, स्पीड एंड दिस इसका ध्यान नहीं, मतलब चेक करना पड़ेगा। चलिए मैं लास्ट से चेक करता हूँ, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर बी तो नहीं होगा क्योंकि इनका सेम होता है। स्ट्रेस और यंग्स मॉडुलस का देखते हैं। स्ट्रेस होता है फोर्स बाय एरिया, स्ट्रेस होता है फोर्स बाय एरिया। अच्छा यंग्स मॉडुलस क्या होता है, देखिए यंग्स मॉडुलस जो होता है बेटा वो होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, एक पर्टिकुलर टाइप की स्ट्रेस होती है, एक पर्टिकुलर टाइप की स्ट्रेन होती है, ठीक है, एक बार याद रखिए। स्ट्रेन का कुछ होता नहीं, यानी यंग्स मॉडुलस का वही होगा जो स्ट्रेस का होगा, मतलब ये भी सेम है, इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं आएगा, इन दोनों के भी डायमेंशन फॉर्मूला सेम आने चाहिए। अब आती है मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट को चेक करो। अब मोमेंटम कौन सा, ये कंफ्यूज है, मतलब क्वेश्चन में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम भी हो सकता है, लीनियर मोमेंटम भी हो सकता है, ठीक है ना। चलो मैं इस पे डाउटफुल हूँ क्योंकि कुछ दे नहीं रखा, लास्ट में चेक करेंगे। इससे पहले मैंने चेक किया स्पीड पे और इस पे, तो मैं आपको एक अच्छा फॉर्मूला बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, कि स्पीड ऑफ लाइट का जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो है 1/√ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला है, याद रख लेना, ठीक है। यानी v इज इक्वल्स टू, मैं इसको ऊपर लेके जाऊं तो म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, पहले तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ पावर हाफ, यानी v इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट की पावर माइनस का हाफ।
बिल्कुल सही है, यानी वेलोसिटी का जो यूनिट है वही इसका है, तो यानी पहला भी आपका सही है, मतलब इनके डायमेंशन फॉर्मूला भी मैच कर जाएंगे। तो आपके पास ऑप्शन बचता है सी, यानी इस क्वेश्चन में ये जो मोमेंटम दे रखा है शायद ये अलग है, मतलब लीनियर मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी वाला, इसलिए प्लैंक कांस्टेंट के साथ मैच नहीं कर रहा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी। फिर से सुनना, स्पीड का और ये जो फैक्टर है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर माइनस का हाफ, इनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, अच्छे से दिमाग में बिठा लो। टॉर्क और वर्क का भी डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, स्ट्रेस और यंग्स मॉडुलस का भी सेम है, तो किसका सेम नहीं है? मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट का। क्लियर? चलिए जी, अगला क्वेश्चन आपका 98 नंबर क्वेश्चन। अच्छा यार, ये तो अभी करवा ही दिया मैंने, डायमेंशन फॉर्मूला बताओ यार इस चीज का। तो सर अभी बताया, ये तो स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला होता है, तो यानी स्पीड ऑफ लाइट का बता दो, यानी वेलोसिटी वाला ही होगा। ऑप्शन नंबर ए आ गया इसका, ठीक है ना। अच्छा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, एक बार ये शायद नीट जैसे एग्जाम में भी आया था जब वो पीएमटी हुआ करता था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगर आपसे डायमेंशन फॉर्मूला पूछ लेता तो सर हम वेलोसिटी वाला लगा देते, m0l1t-1, ये डायमेंशन फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन पे आ गया भैया। द वेलोसिटी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी changes as g की पावर p h की पावर q, where g is the acceleration due to gravity and h is the height, the value of p and q। आपको p और q की वैल्यू बताना है। अब जरा ध्यान से सुना, क्या दे रखा कि वेलोसिटी इस पे डिपेंड करती है, यानी वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन g का पावर p दे रखा आपको, h का पावर q दे रखा है। तो अब जरा ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला लिखा मैंने, m0l1t-1, एज इट इज रखा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाए रखो, जी की जगह लिख दो इसका डायमेंशन फॉर्मूला, एम तो है नहीं, एल 1 है, टी माइनस का 2 है, पावर इसकी कितनी बेटा पी है, हाइट है एच, तो एल 1 इसकी जगह लिख दिया पावर में क्यू। अच्छा अब इनका कंबाइन कर दो, लेंथ का यहाँ से पावर पी आ जाएगी और यहाँ से क्यू आ जाएगी, यानी लेंथ की पावर आ गई पी प्लस क्यू, टाइम की पावर आ जाएगी आपके पास माइनस का 2p। ठीक है बेटा, अब आपको पता है कि यार इक्वेशन तभी कोई सही होगी जब वो डायमेंशनली करेक्ट हो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड से बराबर होना चाहिए। तो यार लेफ्ट और राइट को कंपेयर करो, लेफ्ट में इधर m0, इधर तो m तो है ही नहीं, फिर l की पावर को कंपेयर करते हैं, तो इधर l की पावर p प्लस q है और उधर कितनी आपके पास 1 है, यानी एक इक्वेशन ये बन गई। इधर आप देखिए t की पावर माइनस का 2p है और उधर आपके पास कितना है, माइनस का 1 है, तो यहाँ से p आपके पास आता है -1 डिवाइड बाई -2, यानी प्लस का हाफ, तो p की वैल्यू आ गई प्लस का हाफ। अब यहाँ पर मैं p की वैल्यू पुट करता हूँ, तो q आपके पास आ जाएगा 1 माइनस का हाफ, यानी ये भी आ जाएगा बेटा हाफ, तो p और q दोनों की वैल्यू प्लस हाफ है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी को जरा ध्यान से देखूं तो प्लस हाफ इसी में दिख रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। 100 क्वेश्चन शतक लग चुका भैया, बधाई हो आपको। विच वन हैज द डायमेंशन डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3, इनमें से किसका डायमेंशन फॉर्मूला बाकी 3 से अलग है, मतलब इसमें 3 सेम है एक अलग है। देखिए, एनर्जी का m1l2t-2, वर्क का m1l2t-2, टॉर्क का भी m1l2t-2, यार पावर थोड़ा सा अलग है, इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए हुआ, क्योंकि बाकियों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। यार हम इंडियंस की रिवाज है, कभी भी 100 पेनी हम दान दक्षिणा करते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं सीखते हैं, 101 तक तो जाना चाहिए ना, तो इसलिए आपका 101 नंबर तक क्वेश्चन, ठीक है ना। विच डज नॉट हैज द सेम यूनिट एज अदर, इनमें से 3 यूनिट किसी एक ही क्वांटिटी के हैं, चौथा अलग है, वो बताना है। वाट इंटू सेकेंड, पावर इंटू टाइम, ये एनर्जी होता है, यानी ये यहाँ पर एनर्जी का यूनिट है, इसका एनर्जी का। किलो वाट आवर, फिर से देखिए पावर आ गई लेकिन बड़ा यूनिट है, आवर टाइम है तो बिल्कुल ठीक है, यानी ये भी एनर्जी का है आपके पास। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का होता है, आपको मैंने सिखाया था, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 जूल। ये छोटी चीजों की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन वगैरह न्यूक्लियर लेवल पे एनर्जी के लिए यूज करते हैं, तो बेटा ये भी एनर्जी का। लेकिन यहाँ देखें जूल इंटू सेकेंड आ गया, अगर यहाँ अकेला जूल होता तो एनर्जी का मानते, तो जूल इंटू सेकेंड लिख दिया, तो मतलब ये एनर्जी का यूनिट नहीं है, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो। तो ये थे हमारे एमसीक्यू का शतक, हमारे पास क्वेश्चंस की कमी नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन है, तो आज इतने ही करेंगे। आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बाद में करवाई जाएगी, क्योंकि हम इसके बाद अगली वीडियो, कल जो वीडियो है उसके अंदर पढ़ेंगे, किसके बारे के अंदर पढ़ेंगे हम, उसके अंदर स्केलर वेक्टर्स के कंसेप्ट को एकदम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है ना। कोशिश रहेगी उसको एक दिन में कंप्लीट कर ले, मान लीजिए नहीं हो पाता तो स्केलर एंड वेक्टर के अगली वीडियो में शिफ्ट कर लेंगे थोड़ा सा, और बाकी काइनेमेटिक्स को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो यार लाइक करना मत भूलना, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी किसी तरह की सजेशन देने हैं तो बिल्कुल आप सजेशन दे सकते हैं। और एक बात माफी चाहूंगा, 2 दिन वीडियो नहीं डाल पाया, किसी कारणवश मुझे कहीं काम था, तो अब से आपको रेगुलर मिलेगी, चाहे वो रिकॉर्डेड हो चाहे वो लाइव, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मैं बता दिया करूंगा, इन्फॉर्मेशन दे दिया करूंगा।
तो ठीक है जी, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, चेहरे की स्माइल आपकी कभी ना हो कम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आज आपको पता होगा खास दिन भी है। क्या खास दिन है? आज शहीद भगत सिंह जी आप जानते हैं ना, उनका दिन है, तो उनको भी नमन कीजिए, उनको भी प्रणाम कीजिए और कोशिश कीजिए कि हमारे अंदर उस देश प्रेम की भावना होनी चाहिए जैसे उनके अंदर है। तो ठीक है जी, तब तक खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो।